हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द ब्रांड न्यू टॉपिक दैट इज यूनियन। आज की वीडियो में हम यूनियन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूनियन मतलब पार्लियामेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। पार्लियामेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 79 आता है। 79 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, जिसमें शामिल होंगे प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आते हैं और दोनों हाउसेस आते हैं। दो हाउस कौन कौन से हैं? दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर इसको बोल सकते हैं हम हाउस ऑफ द पीपल, और इसको बोल सकते हैं हम काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये किस में लिख रहा है? आर्टिकल 79 में लिख रहा है। याद रखना, पार्लियामेंट में सिर्फ दो हाउसेस नहीं आते, प्रेसिडेंट भी आते हैं इस पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, यानी कि प्रेसिडेंट एमपी नहीं होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, बट ही इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड विदाउट द प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट कांट फंक्शन। हमने जो मॉडल अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट का, वो हमने अडॉप्ट किया है इंग्लैंड का मॉडल है। इंग्लैंड का मॉडल है जिसको हम बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं इसको। इसका मतलब है इसमें टू हाउसेस होंगे, जिसको हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। जिसको हम क्या बोलते हैं? बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। इंग्लैंड में अभी टू हाउसेस हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके, आज की वीडियो में हम ये जो हमारी दोनों हाउसेज हैं इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले हाउस दैट इज राज्यसभा। इसके बारे में हम बात करते हैं। राज्यसभा को डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। दैट राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं हम इसको, वॉइस ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। क्योंकि ये वॉइस ऑफ द स्टेट है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट करती है फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। फेडरलिज्म यानी कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। और ये भी क्या है? राज्यसभा स्टेट की वॉइस है। ये भी क्या रिप्रेजेंट करती है? फेडरलिज्म रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो इसके जो मेंबर्स होते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये क्या होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनको जो इलेक्ट करते हैं वो करते हैं एमएलएस। डायरेक्टली पीपल इलेक्ट ना करके एमएलएस इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें 12 मेंबर नॉमिनेटेड भी होते हैं। दिस इज अ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड हाउस। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज 250। 250 तक हो सकते हैं, जिसमें से 238 एमएलएस द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होंगे। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेट करेगा? हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे।
ये 12 जो मेंबर्स होंगे वो ऐसे मेंबर्स होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास इन चारों से रिलेटेड किसी में भी स्पेशल नॉलेज होगी, उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर लेंगे। इसमें याद रखना कोई भी स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी अलग से नहीं है, लेकिन जो सचिन तेंदुलकर जी थे वो भी नॉमिनेट किए गए थे राज्यसभा के लिए। वो जो नॉमिनेट हुए थे वो आर्ट कैटेगरी से हुए थे। सो स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को अगर नॉमिनेट करना है तो वो किस कैटेगरी से होगी, तो वो आर्ट कैटेगरी से हो जाएंगे। ओके, एंड ये जो 238 मेंबर्स हैं ये एमएलएज इलेक्ट करते हैं इनको, एमएलएज ऑफ द स्टेट, एमएलएज स्टेट के एमएलएज या फिर यूटीज के एमएलएज। और यूटीज में सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ही यूटीज ऐसी हैं जिनके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, हैंस ये भी अपने मेंबर्स को इलेक्ट करके कर सकते हैं, मतलब। ओके, बट याद रखने वाला पॉइंट ये है कि सारी जो स्टेट्स होते हैं, ऑल द स्टेट डोंट सेंड द इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। देयर रिप्रेजेंटेशन, उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। सो उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं हर एक स्टेट से। और ये जो नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर लिख रहा है हमारे 4th शेड्यूल में। 4th शेड्यूल में लिख रहा है कि किस स्टेट से कितने लोग जाएंगे राज्यसभा के लिए। तो एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिख रहा है हमारे 4th शेड्यूल में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राजस्थान से 10 मेंबर्स जाएंगे, हिमाचल प्रदेश से 3 मेंबर्स जाएंगे, उत्तराखंड से 3 मेंबर्स जाएंगे, हरियाणा से 5 जाएंगे, यूपी से 31 जाएंगे। ये सब किस में लिख रहा है? ये सब लिखा हुआ है हमारे 4th शेड्यूल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, कि क्वालिफिकेशन क्या है। अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी एज लगभग, मतलब मोर देन 30 ईयर्स या 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और इसकी एज 30 साल तक होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 84 में। क्वालिफिकेशन ऑफ द राज्यसभा आर्टिकल 84 बताता है। द टर्म, जो टेन्योर है राज्यसभा मेंबर का, वो 6 ईयर्स रहता है। 6 ईयर किसका है? मेंबर्स का। याद रखना, मेंबर्स का टेन्योर है ये। मेंबर्स 6 साल के लिए रहते हैं। बट इन मेंबर्स, द मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड, इनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है एंड री नॉमिनेटेड, इनको री नॉमिनेट भी किया जा सकता है। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस का मतलब है कि इट कांट बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको क्या नहीं किया जा सकता? डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है एवरी 5 ईयर्स। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड है 6 साल। तो 6 साल तक राज्यसभा के मेंबर्स रहते हैं। 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं उसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। और फ्रेश इलेक्शन, जैसे ही वो रिटायर हुए, जो वैकेंट जगह हैं उन पर फ्रेश इलेक्शंस हो जाते हैं जिस जिस असेंबली से करने हैं।
ओके, अब बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है चेयरमैन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? चेयरमैन होता है। और ये जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ओके, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट। अगर चेयरमैन एब्सेंट है, अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिप्टी चेयरमैन बनता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बन जाता है? डिप्टी चेयरमैन बन जाता है। अगर डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन का कोई भी एक सदस्य। ये पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन एक 6 मेंबर की कमिटी टाइप होती है। एक पैनल होता है जिसमें 6 मेंबर होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं चेयरमैन के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो नॉमिनेट होते हैं 6 मेंबर्स, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही प्रेजेंट ना हो। और जो डिप्टी चेयरमैन होता है इसको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा के द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता है और ये मेंबर होता है ऑफ द राज्यसभा। जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो मेंबर नहीं होता, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता। चेयरमैन का वर्क है टू फॉलो द रूल्स ऑफ प्रोसीज्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो ये चेयरमैन का फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ROPCOB, रूल ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस को फॉलो करना, ये उसका काम होता है। जब भी हम रिमूवल की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ चेयरमैन की बात करते हैं, तो सिर्फ चेयरमैन का रिमूवल नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट का भी रिमूवल होता है। जब भी हम चेयरमैन को रिमूव करेंगे इट्स मीन वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल की प्रोसेस चल रही है। तो सबसे पहले चेयरमैन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या होगा? राज्यसभा से मोशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले मोशन स्टार्ट होगा राज्यसभा से, एंड इट मस्ट बी पास्ड बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। इसको पास होना पड़ेगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है द देन मेजोरिटी, द देन मेजोरिटी और द मेजोरिटी ऑफ देन द मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं हाउस में उस समय उनकी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, वो हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी। जब इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया है राज्यसभा से, देन इट गोज टू द लोकसभा, एंड लोकसभा से ये पास होना चाहिए बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाएगा तो चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। जब हम डिप्टी चेयरमैन को हटाने की बात करते हैं, डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने की बात करते हैं, सो तब सिर्फ राज्यसभा की ज़रूरत पड़ती है, लोकसभा की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिजोल्यूशन सबसे पहले राज्यसभा से ही पास होता है, सिर्फ इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यहाँ पर भी सिर्फ राज्यसभा ही पास करेगी और इफेक्टिव मेजोरिटी की ज़रूरत है। बट दोनों ही केसेस में हमें जिसके खिलाफ आप मोशन निकाल रहे हो उनको 14 डेज प्रायर नोटिस देना चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल
जस्टिस, कि आप दूसरे इंसान को भी समय दे रहे हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द राज्यसभा। ये हमने सब कुछ क्या पढ़ लिया है, राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया है। सो अगर इसका हम समरी बनाएं तो राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। इट इज़ द वॉइस ऑफ द स्टेट्स। ये क्या है, वॉइस ऑफ द स्टेट्स है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फेडरल सिस्टम को। मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। इसकी मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है 250 मेंबर्स, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो चेयरमैन होता है। अगर चेयरमैन एब्सेंट हो तो डिप्टी चेयरमैन होता है। अगर डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है दैट इज, तो फिर पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लोकसभा। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलर हाउस। लोकसभा को हम पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। दिस इज द हाउस ऑफ द पीपल, ये हाउस ऑफ द पीपल है। एंड इट इज द लोअर हाउस। इट रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी। ये क्या दिखाता है, डेमोक्रेसी दिखाता है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसको हर 5 साल में डिसॉल्व किया जाता है। इसको हर 5 साल में डिसॉल्व किया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 550 मेंबर्स, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट से आते हैं और 20 मेंबर्स यूटी से आते हैं। बिफोर 2020, 2020 से पहले प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था 2 एंग्लो इंडियंस को। 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट टू द लोकसभा बाय द आर्टिकल 331। बट नाउ दिस इज रिपील। अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब सिर्फ 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ रह गई है। हम हमेशा वी ऑलवेज ट्राई टू कीप द पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम एज द अदर। मतलब हम सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें जो पॉपुलेशन है उसको सेम रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के किसी भी एरिया की बात करें और हम लद्दाख की बात करें, तो लद्दाख की जो पॉपुलेशन है और दिल्ली की पॉपुलेशन है वो अलग अलग है। लद्दाख में लोग स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, जबकि दिल्ली में डेंसली पॉपुलेटेड हैं। सो जब हमें दिल्ली में कंस्टिट्यूएंसी बांटनी होगी, जब हम दिल्ली की कंस्टिट्यूएंसी की बात करेंगे तो वो जो दिल्ली की कंस्टिट्यूएंसीज होंगी वो स्मॉल एरियाज में होंगी, लेकिन लद्दाख की जो कंस्टिट्यूएंसीज होंगी वो लार्जर एरिया कवर करेंगी, क्योंकि हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है वो सेम रहे। और पॉपुलेशन तभी सेम होगी जब वहाँ के एरियाज को हम देखेंगे कि कितने एरियाज में कितनी पॉपुलेशन आ रही है। हमें आर्टिकल 84 से क्वालिफिकेशंस ऑफ द लोकसभा मेंबर्स भी पता चलती है, राज्यसभा की भी पता चलती है और लोकसभा की भी पता चलती है। तो लोकसभा में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसके अलावा 25 ईयर्स। राज्यसभा में ये 30 ईयर्स थी, जबकि लोकसभा में ये 25 साल की एज होनी चाहिए। और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका जो
टेन्योर है वो 5 ईयर्स है, जबकि हमने राज्यसभा का 6 ईयर पढ़ा था। एंड इट कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड, बट लोकसभा डिसॉल्व होती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, याद रखना इसको। यूजुअली लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, जैसे जैसे इलेक्शंस होते हैं उस हिसाब से ये डिसॉल्व होती है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इट्स मीटिंग। उसकी मीटिंग के पहले दिन से लेकर 5 साल तक वो डिसॉल्व हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन। एक गवर्नमेंट गई तो उसके बाद ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, दैट इज ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन। बट कभी कभी ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, जब क्या लग रही हो, नेशनल इमरजेंसी लग रही हो, सो देन अंडर आर्टिकल 352 आर्टिकल के अंडर जो लोकसभा है उसका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया जाता है। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम till an indefinite term। इसका मतलब है कि 1 साल तक बढ़ा सकते हैं इंडेफिनिट टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल 5 साल किसी भी पार्टी का डिसॉल्व, मतलब लोकसभा का 5 साल था, प्लस 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाई और उसको बढ़ा दिया टेन्योर लोकसभा का, +1 +1 +1 ऐसे करते करते जितना भी आप बढ़ाना चाहें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, द कीवर्ड इज नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर आप इसको लोकसभा के टेन्योर को बढ़ा सकते हैं इंडेफिनिट टर्म के लिए। पूरी लाइफ टाइम भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाना एक साथ नहीं है कि 5 साल के लिए बढ़ा दिया, 10 साल के लिए बढ़ा दिया, एक एक करके बढ़ाना है। पहले एक बढ़ाया, जब 6 साल कंप्लीट हो गए तो +1 करके एक और साल बढ़ा लिया, 7 हो गए, फिर +1 कर दिया, लाइक दैट, ऐसे बढ़ाना है, एक साथ हम नहीं बढ़ा सकते। कभी कभी हमारी जो लोकसभा है वो 5 साल से पहले भी भंग हो जाती है। इफ द गवर्नमेंट फेल टू हैव मेजोरिटी, देन इट डिसॉल्व लेस देन 5 ईयर्स। तो इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन बाय फेलियर। दिस इज नोन एज डिसॉल्यूशन बाय द फेलियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। लोकसभा भी अपने 2 मेंबर्स चुन सकती है। लोकसभा के 2 मेंबर्स चुन सकती है, लोकसभा अपने 2 मेंबर्स चुन सकती है, जिनको हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। उसमें हमने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बोला, डिप्टी चेयरमैन बोला था, इसमें हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। ओके, सो स्पीकर कौन होगा, वो भी लोकसभा का मेंबर होगा। डिप्टी स्पीकर कौन होगा, वो भी लोकसभा का मेंबर होगा। दोनों ही लोकसभा के मेंबर रहेंगे। जबकि जब हम चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जब स्पीकर नहीं होगा तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर बन जाएगा, एंड जब डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेंगे फ्रॉम द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स। पैनल ऑफ द चेयरपर्सन का कोई भी एक इंसान प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाएगा इफ द डिप्टी स्पीकर इज नॉट देयर। जो पैनल ऑफ द चेयरपर्सन है ये 10 मेंबर्स की होती है, इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। इनको नॉमिनेट कौन करता है, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। स्पीकर का वर्ग वही है ROP-COB। इसको फॉलो करना, यही लोकसभा में इस चीज़ को मेंटेन करना, उसको फॉलो करना, यही किसका काम है, यही स्पीकर का काम है, और यही था चेयरमैन का काम। स्पीकर को अगर हमें रिमूव करना है तो सिर्फ हमें लोकसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए।
लोकसभा की क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, और स्पीकर को हमें 14 डेज एडवांस नोटिस, प्रायर नोटिस, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द क्योरम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गण पूर्ति। सो ये गण पूर्ति या क्योरम क्या होता है? दिस इज द मिनिमम अटेंडेंस required for the house to function. Minimum attendance required for the house to function. This is the quorum. और ये हमारे आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। क्वेरम के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 100 में। और जो क्वेरम होता है, दिस इज द 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस, आई 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। यानी कि जो करंट स्ट्रेंथ है 255 है राज्यसभा की, मतलब प्रेजेंट में राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। तो क्वेरम के लिए हमें लगभग 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने ही चाहिए। दिस इज द मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड फॉर द हाउस टू फंक्शन। अगर 25 मेंबर्स नहीं होंगे तो राज्यसभा फंक्शन ही नहीं करेगा। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो आए, उन्होंने राज्यसभा में देखा कि राज्यसभा में कम से कम 25 मेंबर होने चाहिए अगर कोई मीटिंग वगैरह चालू करनी है। तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 5 मेंबर्स ही हैं। तो उन्होंने क्या करा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, एक बैल बजाएंगे, बैल को रिंग करेंगे। दिस इज द मैसेज टू एवरीवन टू ज्वाइन द हाउस। ये एक तरह से मैसेज हो जाएगा, राइट। लेकिन दोबारा उन्होंने देखा कि सिर्फ 10 ही लोग हुए हैं, अभी भी 25 पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने दोबारा चेक किया तो भी मेंबर्स पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने सेकंड बेल रिंग करी, तो उन्होंने दोबारा बेल बजाई। उन्होंने दोबारा कहा कि आप राज्यसभा को ज्वाइन कीजिए। फिर भी उन्होंने देखा कि मेंबर्स नहीं है, तो थर्ड टाइम क्या करेंगे वो, अगर पूरा नहीं हो रहा है क्योरम, तीसरी बार में भी क्योरम पूरा नहीं हो रहा है, तो वो स्थगित कर देंगे। क्या कर देंगे, एडजन कर देंगे। स्थगित कर देंगे उस हाउस को, या फिर सस्पेंड कर देंगे मीटिंग को अंटिल देयर इज अ क्वेरम। जब तक क्वेरम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई मीटिंग नहीं होगी। ये कौन बोल देंगे, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल देंगे। ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कभी भी फर्स्ट इंस्टेंट पर वोट नहीं कर सकते। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे वोटिंग चल रही है, लोकसभा में क्या चल रही है, वोटिंग चल रही है। जब वोटिंग में यस होगा या नो होगा, किसी भी बिल के ऊपर वोटिंग चल रही है, तो 50 लोगों ने कहा यस, 50 ने कहा नो, तो ये क्या हो गया, टाई हो गया, ड्रॉ हो गया। जब ये टाई हो गया है तो अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो वोट करेंगे इस टाई को खत्म करने के लिए, क्योंकि उससे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट नहीं कर सकते। फर्स्ट इंस्टेंट पर वो वोट नहीं कर सकते। अगर टाई हो जाता है तो वो एक टाई ब्रेकर वोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक टाई ब्रेकर वोट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट, ये भी किस में लिखा हुआ है, ये भी हमारे आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। जब भी कोई मोशन या रिजोल्यूशन पास किया जाता है टू रिमूव द स्पीकर,
तो वो लोकसभा में डिस्कस जब हो रहा होता है तो वो कभी भी, जो स्पीकर है वो कभी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता, वो कभी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता है, बट वो सारी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है। जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उन सब में क्या ले सकता है, पार्टिसिपेट ले सकता है, और वो अब फर्स्ट इंस्टेंस पर वोट कर सकता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 94 में कि क्या लिखा हुआ है कि जब कोई भी स्पीकर के अगेंस्ट मोशन होगा लोकसभा में, जब भी डिस्कशन होगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर जो हमारे स्पीकर है वो हिस्सा नहीं ले सकता है, बट वो एज अ मेंबर हिस्सा ले सकता है जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उसमें, और वोट भी एट अ फर्स्ट इंस्टेंस पहली बार में ही वोट डाल सकता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 94 में। जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं ना, थोड़ा सा हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड में वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर का टाइटल है। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, यानी कि एक बार स्पीकर बन गया वो हमेशा स्पीकर ही रहेगा। ये इंग्लैंड में बोला जाता है। इसका मतलब है जब इंग्लैंड की बात करते हैं तो जो स्पीकर है इंग्लैंड में, जो स्पीकर है वो, जैसे ये स्पीकर कोई भी एक्स बंदा है, ये स्पीकर के रूप में इलेक्ट हो गया है इंग्लैंड में, तो जैसे ही वो स्पीकर बना ही हैड टू गिव द रिजाइनेशन, उसे रिजाइन देना पड़ेगा फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप। मतलब वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, स्पीकर किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होगा। दैट इज नॉन पार्टीशनशिप। दिस इज नोन एज व्हाट, नॉन पार्टीशनशिप बोला जाता है इसको, कि वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा। और नेक्स्ट इलेक्शन में, इन द नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, अनअपोज विनिंग होगी उसकी। अगर वो चाहता है कि वो दोबारा इलेक्शन लड़े तो उसको अनअपोज जिताया जाएगा। ये इंग्लैंड में इसलिए किया जाता है क्योंकि नो फियर मीन्स नो फेवर। दैट मीन्स कोई भी बंदा अनबियास रह पाए, ऑनेस्ट रह पाए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी स्पीकर बन रहा है और वो मेजोरिटी की पार्टी का है, जो गवर्नमेंट है उसकी पार्टी का है, तो वो क्या लेगा, गवर्नमेंट का ज़्यादा फेवर लेगा एज कम्पेयर टू अदर। वो क्या हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, वो फेवर लेगा किसी का। या फिर अगर वो जो गवर्नमेंट में नहीं है, अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका अगर स्पीकर बन रहा है तो उसे फियर रहेगा अबाउट द मेजोरिटी, जो गवर्नमेंट की जो पार्टी है उससे डर लगेगा कि उसको कहीं हटा ना दिया जाए, तो उसमें फियर भी रहेगा। जब वो फियर भी रहेगा तो वो भी अनब्यास या ऑनेस्ट नहीं रह पाएगा। तो ऑनेस्ट रहने के लिए, अनब्यास रहने के लिए इंग्लैंड में स्पीकर से रेजिग्नेशन ले लिया जाता है। जैसे ही किसी कोई स्पीकर बनेगा तो वो अपनी पार्टी मेंबरशिप से रिजाइन कर देगा, हैंस नॉन पार्टीशनशिप, मतलब वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं है। और अगर वो अगली साल भी इलेक्शन लड़ना चाहेगा, अगली बार भी इलेक्शन लड़ना चाहेगा, तो उसको उसका कोई अपोज नहीं करेगा, कोई भी उसके अपोजिशन में नहीं खड़ा होगा। जब कोई अपोजिशन में नहीं खड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो जीतेगा। इससे भी क्या होगा, वो थोड़ा फियरलेस हो जाएगा कि उसे पता होगा कि अगली बार भी अगर वो लड़ना चाहेगा तो उसके अपोजिशन में कोई नहीं होगा। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में स्पीकर जो होता है वो अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं देता। स्पीकर अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं देता। हम ऐसा मानते हैं इंडिया में कि स्पीकर अपने कंसाइंस की बात सुनेगा, मतलब अपनी अंतरात्मा की बात सुनेगा, और जो सही है वही करेगा। अपनी अंतरात्मा की बात सुन के वो क्या रहेगा, फेयर रहेगा और अनबियास रहेगा। इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लैंड। एक
और बात याद रखना, दैट इज कभी भी जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो वो जो स्पीकर जो होता है उसका जो ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ द स्पीकर, वो हमेशा पावर में रहता है। वो हमेशा क्या रहता है? पावर में रहता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिससे कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी को किसी को, कंपनी के जो बॉस हैं उनको किसी को 10 करोड़ रुपीस देने थे, एक जैसे मंडे को देने थे लेट्स से। तो बॉस को कोई काम आया, वो कहाँ चला गया? वो चला गया यूएसए। तो वो जो पर्सन था जिसको 10 करोड़ देने थे वो गया बॉस से मिलने। तो जो उसका मैनेजर था, जो पर्सनल असिस्टेंट था, उसने कहा कि बॉस तो है नहीं, बॉस तो यूएसए गए हैं। तो फिर उस पर्सन ने कहा कि मेरे 10 करोड़ों का क्या हुआ जो उसे देने थे? तो मैनेजर क्या बोलेगा कि बॉस नहीं है तो क्या हुआ, उनका ऑफिस तो है, उनका ऑफिस अभी जिंदा है। ठीक है, बॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, बट उनका ऑफिस है, उन ऑफिस में से आपको 10 करोड़ रुपए आज के आज दिए जाएंगे। तो ऑफिस जिंदा है, बॉस नहीं है तो क्या हुआ, ऑफिस जिंदा है। दैट इज द वंस द लोकसभा डिसॉल्व द ऑफिस ऑफ द स्पीकर हमेशा पावर में ही रहेगा। जब तक पावर में रहेगा, जब तक न्यू लोकसभा नहीं बन जाती। ठीक है, प्रीवियस स्पीकर्स ऑफिस विल डिसॉल्व ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू लोकसभा। कब डिसॉल्व होता है? प्रीवियस स्पीकर का ऑफिस लोकसभा, नई लोकसभा के पहले दिन डिसॉल्व होता है। और जैसे ही नई लोकसभा बनती है तो जो प्रेसिडेंट होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो एक टेम्पररी स्पीकर को नॉमिनेट करता है, दैट इज नॉमिनेट करता है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ न्यू लोकसभा। नई लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं उनमें से एक टेम्पररी स्पीकर को नॉमिनेट कर देता है, जिसको बोला जाता है स्पीकर प्रो टेम। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 94 में। स्पीकर प्रो टेम वो सारे फंक्शन करेगा जो एक स्पीकर करता है, लाइक नए जो एमपीज होंगे उनको ओथ दिलाना, नया जो स्पीकर बनने वाला है उसका जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराना। ठीक है, ये सारे काम कौन करेगा? ये सारे काम करेगा स्पीकर प्रो टेम, यानी कि टेम्पररी स्पीकर करेगा। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो स्पीकर की डेट, स्पीकर के इलेक्शन की डेट, स्पीकर्स इलेक्शन की डेट को डिसाइड करता है हमेशा। और डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन होंगे, डिप्टी स्पीकर की इलेक्शंस की डेट हमेशा स्पीकर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है कि कितने दिनों में, हमेशा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए। बट प्रेसिडेंट तो स्पीकर के इलेक्शन की डेट फिक्स कर देता है, बट डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन की डेट स्पीकर कभी फिक्स करता है कभी नहीं करता। एंड हमारे यहाँ पर कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है, इंडिया में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है सिंस 2019 के बाद कभी भी कोई डिप्टी स्पीकर बना ही नहीं है। हमारे यहाँ पर मिथ भी है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन की पार्टी से होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अपोजिशन की पार्टी से होगा। डिप्टी स्पीकर किसी भी पार्टी का हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो सकता है। ये जो स्पीकर होता है, स्पीकर प्रो टेम जो है, ये एक कन्वेंशन होता है। क्या होता है? एक कन्वेंशन होता है जो कि हर एक लोकसभा में होगा। मतलब जितनी बार भी लोकसभा डिसॉल्व होगी उतनी बार ये
हर नई लोकसभा में होगा, जबकि जो चेयरमैन प्रो टेम है वो एक कॉन्टीजेंसी है। क्या है? कॉन्टीजेंसी है। इसका मतलब ये एक रेयर कंडीशन है। ये क्या है? एक बहुत रेयर कंडीशन है, क्योंकि चेयरमैन प्रो टेम जब बनाएंगे जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सीट दोनों ही वैकेंट होती हैं, और ये बहुत रेयर कंडीशन है जब चेयरमैन यानी कि इंडिया के पास कोई वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, ना ही कोई डिप्टी चेयरमैन हो। दिस इज द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन, इसीलिए इसको कॉन्टीजेंसी बोला है। ओके, आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम पार्लियामेंट से और डिस्कशन करेंगे, पार्लियामेंट से रिलेटेड, लाइक उसमें जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।